हाय हेलो, आप सभी का स्वागत है और एक जूम वेबिनार में जनवरी महीने का। एंड जैसे आप सभी को पता है, इट्स अनदर थर्सडे, अनदर वीक एंड अनदर थर्सडे, जबकि हमारा एग्रो सेशन सीजन का स्टार्ट हो गया है। एंड आज का सेशन ऑन बेस्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग होने वाला है। एंड द टॉपिक विल बी क्रॉप रोटेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन, हम क्यों एक ही खेती ना करके दो तीन खेती कैसे हम बदल सकते हैं एक जमीन में। वही खेती करने के कारण उसका क्या सिम्टम्स आती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब हम आज जानकारी लेंगे। एज यू नो, ये पूरा महीना वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग विद मेनी ओकेजन्स, लाइक वी हैड New Year, then after we have our Pongal, Lohri, Baisakhi, Makar Sankranti. All across India, we have celebrated widely in different names in different states. The importance of the celebration की ये जो हमारा व्हाट वी कैन से कि ये जो प्रथा था या जो हमारे एंसेस्टर्स लेके आए थे, द मोस्ट उसका ये महत्व था कि आप जो एग्रीकल्चर सीजन का स्टार्टिंग हो रहा है, तो दैट्स द मेंशनिंग कि हाँ, ये डेट से वी कैन सो आवर प्लांट, हम बुवाई कर सकते हैं या नया खेती हम स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ सीजन कंटिन्यूस वी कैन मल्टीपल आवर क्रॉप, एक ही नहीं बाकी दो तीन क्रॉप हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में आज का सेशन डिटेल में होगा। अलॉन्ग विद दैट, वो क्रॉप रोटेशन, वो रोटेशनल क्रॉप सिस्टम में कैसे हमारा प्रोडक्ट्स फिट करता है, कैसे हम जैविक में बदल सकते हैं, ऑर्गेनिक का उसका महत्व क्या हो सकता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में आज जानकारी लेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं या जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स मेनली फॉर द फार्मर्स, ताकि वो जैविक में बदल सके जल्दी, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करके उनकी जो ईल्ड था या उनकी जो पैदावार है वो कैसे जैविक हो सकती है, रासायनिक मुक्त से हम कैसे उनको पैदावार करने की जरिया हम दे सकते हैं, तरीका हम सिखा सकते हैं विथ असिस्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स ऑफ और एसएचपीएल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का कैसे हम इस्तेमाल करना, वो सब आज डिटेल में जानकारी लेंगे। बट द टॉपिक विल बी मेनली बेस्ड ऑन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे जीवन में, हमारे फार्मर्स के, उनके कल्टीवेशन मेथड्स में, उनका प्रोसेस में। तो ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है, क्योंकि किसान जो होते हैं उनको बेसिकली दे यूज टू हार्ड वर्क, बट वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में बहुत अंतर होता है। ये अंधाधुन उनका मैन पावर लगता है, पर उनका उतना फायदा नहीं हो पाता। उनका जब कमाई जब हाथ में आती है, तो जो वो जितना लागत कर चुके हैं उससे ज्यादा उनकी मतलब जितना उनकी कमाई होती है उससे ज्यादा उनकी लागत हो जाती है। तो दैट्स द मेन रीजन कि वो जो केमिकल, जो रासायनिक पदार्थों का या कोई भी केमिकल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत हार्मफुल रहता है। एंड वो जो खेती करते हैं, जैसे कि पंजाब में बहुत सारे ऑल्सो बढ़ जाना, पानी की सतह नीचे आ जाना, जो मिनिमल वाटर जो चाहिए ग्राउंड लेवल, वो गिर जाना। आप देखते होंगे पंजाब को पांच नदियों का एक राज्य माना जाता है आजकल। वो ल्यूट किया, दे आर नॉट बीन इन सफिशिएंट फुल मैटर में, वो उतना फ्लो नहीं कर पाते हैं या उनका वाटर टेबल ब्रीच हो गया है। तो ये इम्पैक्ट करता है, एक ही खेती करने के कारण क्या इम्पैक्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक खेती के बाद दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री खेती, मतलब एक अगर जैसे कि हम बस एक ही चावल या हम एक ही तरह का सब्जियां लेंगे, तो हमको उतना भरपूर मात्रा में हमारे सेहत में उतना प्रोटीन, उतना विटामिन नहीं मिल पाएगा, हम उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली गोस फॉर द सॉइल ऑल्सो। अगर एक ही चीज हम उगाते रहेंगे तो मिट्टी में जो जो चीज और कुछ चाहिए वो नहीं हो पाता है, दैट द सॉइल डिट्रॉइड्स, सॉइल बंजर बन जाती है, मिट्टी बंजर बन जाती है। दिस इम्पैक्ट्स ओवरऑल इन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मतलब ये एक लंबा खींच के चला जाता है। एंड आफ्टर दैट वी सी दैट हमारी जो पैदावार थी वो घट जाती है। इससे हम उसको मैनेज कर पाएंगे, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, हम उसके बेनिफिशियल कैसे हम उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हम अब जानकारी लेंगे। विदाउट एनी डू आज सेशन शुरू करते हैं। तो जैसे हम सभी को पता है, हमारा प्रथा है कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखते हैं। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप मेरे से रूबरू होके
आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, या आप हैंड रेज करके अनम्यूट करेंगे, हम आपका इंट्रोडक्शन देंगे। आप मेरे को कोई भी हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी एग्रीकल्चर डाउट्स हैं आपके ऊपर, या खेती बाड़ी के कोई भी डाउट्स है, यू कैन कंसल्ट मी एंड आई विल बी गिविंग यू विद द सोल्यूशन जितना मेरे को पता होगा। इफ आई डोंट नो, आई विल बी सेंडिंग यू, you can join with me in WhatsApp also. You can contact me and I will be giving you with all the solutions from sowing to harvesting. Okay? Yeah. May I get confirmation that am I audible to you all? आप सभी को अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, एंड इफ यू कैन सी द स्क्रीन दैट विच आई हैव सेड, एंड वो भी आप चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू बसंत लाल जी, थैंक यू धृतराज सर, या थैंक यू। या थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। चलिए, एज यू नो कि हमारा एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम बायोस्टिमुलेंट्स कहते हैं, विदाउट या एनी एडिटिव्स ऑफ केमिकल्स या उसका रेसिड्यूज या जो भी आप रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा हमारे पास जैविक जीवाणु से डेरिवेटिव्स होना, या जो कि हानि नहीं पहुंचाता है वातावरण को, या हमारे खेती में जो कि इम्पैक्ट रहती है जो पेस्टिसाइड्स का या हर्बिसाइड्स का, कोई भी रासायनिक पदार्थों का, उसको कैसे हम डिक्रीज करके हम उनको मुनाफा दे सकते हैं। इन दिस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव एडेड अनदर वन। तो हमारे पास कुल मिला के 15 प्रोडक्ट्स है। बुआई से लेके कटाई तक हर एक का समाधान आपके पास है। तो जैसे आप सभी को पता है, आज का टॉपिक होने वाला इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एज यू कैन सी इन द स्लाइड कि पहले फोटो में ही आप देख लिए होंगे कि एक ही मतलब जाति का खेत हम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो फैमिली में वी कैन से पोटैटो एंड टमाटो, वी हैव टू डू इट एज ए इंटरक्रॉपिंग या रोटेशनल फार्मिंग। या लेग्यूम्स में पीज, ब्रेड पीज, फ्रेंच पीज, बीन्स, ये सब एक लेग्यूम क्रॉप्स में आती हैं, जो कि आपकी मिट्टी की नाइट्रोजन कैपेसिटी बढ़ाने में होती है। अगर पोटैटो लगाने के बाद ये लगा सकते हैं। उसके बाद कोई भी पत्ते वाले या कोई भी टर्निप, रेडिस, मतलब ये पार्सले, यार मतलब ये जो कि पत्ते वाले वेराइटी होते हैं वो लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स। आफ्टर दैट वी कैन से रूट्स वाले, जैसे कि हमारे सेलेरी हो गए, या वी कैन से कैरेट हो गया, बीटरूट हो गए हैं, एंड सम वर्ट ऑफ लीफ वेजिटेबल्स ऑल्सो। ये अकॉर्डिंग टू योर सॉइल, वो वातावरण या आपके जगह के का कौन सी वातावरण में अनुकूलित हम उत्पाद मतलब हम एग्रीकल्चर का कौन सा खेत हम कर सकते हैं, कौन सी खेती हम उगा सकते हैं, वो आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एज आवर कंट्री इज वाइडली स्प्रेड, एक इंडियन सब कंटिनेंट में हर एक क्लाइमेट रीजन्स रहते हैं। वी हैव विंटर ऑल्सो, वी हैव मानसून लैंड्स ऑल्सो, वी हैव स्वैम्पी लैंड्स ऑल्सो। हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, हमारे पास सब ट्रॉपिकल रीजन्स भी हैं। तो ये सब हमारे कुछ भी है कि ये हमारे भारत में ही है, एंड ये इम्पैक्ट हमको एज ए एग्रीकल्चर ग्रोन जीडीपी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन depend upon agriculture only. So we are driven, our GDP is driven by agriculture. So the impact, अगर हम कुछ भी बदलाव करते हैं या कुछ भी हम उनकी इनकम की जरिया बढ़ाते हैं, तो उनको ये एक बेनिफिशियल वे में हम बता सकते हैं कि ये कितना उनको इम्पैक्ट करेगा। या क्रॉप रोटेशन या हमारे एग्रो केयर के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली उनका इस्तेमाल करने के कारण। तो ये पूरा डिटेल में आज जानकारी आप ले सकते हो। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, टेक अ पेन एंड अ पेपर, और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको आने वाले दिनों में इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, वी हैव आवर यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन, ये सब सेशन बाई टुमारो 3 PM को
ये अपलोड हो जाते हैं। आफ्टर 3 p.m. यू कैन गो थ्रू यूट्यूब एंड यू कैन चेक आवर वीडियोस, नॉट ओनली एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एवरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड ओवर देयर। हर एक ट्रेनर बहुत बखूबी से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स का बेनिफिशियल बता रहे हैं, उनका यूसेज कैसे होता है, उनका डोसेजेस कैसे होता है। तो यू कैन गो थ्रू इट फॉर योर बेटर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन। एज ए क्रॉप रोटेशन, अब ये एक एग्रोनॉमिक जरिया है, एंड ये इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, मैं जैसे बताया था, क्रॉप रोटेशन करने से हमको ऑल राउंड आपको बस मतलब मोनोकल्चर क्रॉपिंग को हटाना है। एक ही जैसे हम खेती करने को हमको हटा के ये अगर करेंगे तो एग्रोनॉमिकली या हमारे इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली ये तीनों हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। एंड ये सब्सटेंशियल एविडेंस है कि ये एक प्रॉफिटेबल एंड फाउंडेशन बेस्ड है। अब अगर ऑर्गेनिक में जा रहे हो, अगर एक ही खेती जैसे करोगे तो आप ऑर्गेनिकली नहीं कर पाओगे, आपको कुछ बदलना बनेगा तभी आप ऑर्गेनिकली बना पाएंगे। जल्दी मिट्टी को जैविक तत्वों से, जैविक अंशों से, सूक्ष्म जीवों से बहुत सारे फायदेमंद सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी में पनपने लगेंगे। एंड ये क्या है कि कितना कितना इम्पैक्ट करता है, देखिए क्रॉप रोटेशन के वजह से आप में जो कार्बन कंटेंट रहती है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रहती है, वो बढ़ जाता है। सॉइल स्ट्रक्चर बदल जाता है, इम्प्रूव कर जाता है। सॉइल डिग्रेडेशन जो बंजर हो जा रही थी वो घट जाता है, ज्यादा पैदावार देना शुरू कर देता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी आप एक ही खेती कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, लेकिन जब ये आप क्रॉप रोटेशन करेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा आपके में। और ये क्या करेगा कि न्यूट्रिएंट रिटेंशन, जैसे कि मिट्टी की कटाव के कारण हमारी मिट्टी बंजर बन जाना या कठोर बन जाना आपके केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण, ये सब सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के कारण, तो ये सब घटा के आप अपनी न्यूट्रिएंट लेवल्स जो रहती हैं, खनिज तत्व, पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए खाना बनाने के जरिया में, ये सब आप बदलवा सकते हैं। एंड अदर देन दैट, ये ड्रेनेज कैपेसिटी, पानी रोक पाने की क्षमता, वाटर लॉगिंग, जो ज्यादा पानी जब हो जाती है उसके कारण जो खड़ा रहता है पानी खेत में, उसका इम्पैक्ट भी खराब रहता है। ये सूखापन पड़ जाना, तो ये सबको ये प्रोटेक्ट करने में काम आती है। तो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके, यू कैन से दैट क्रॉप रोटेशन इम्पैक्ट्स ऑन हायर यील्ड, ज्यादा पैदावार देने में क्रॉप रोटेशन की एक मददगार हाथ रहती है। यस सर, नो? यस। तो पहले क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे मैंने बताया था सॉइल प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। आप देखे होंगे केमिकल जब ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपके मिट्टी के ऊपर परत एक जम जाती है सोडियम की या कैल्शियम, मतलब ज्यादा जो सॉल्ट कंटेंट रहती है। तो हम जब केमिकल का इस्तेमाल करेंगे हमारी मिट्टी में खारापन या एसिडिक एसिडिक या सोडिक सॉइल या अल्कालाइन सॉइल इससे बन जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल का जो होती है, सॉइल टेक्सचर, उसका क्या टेक्सचर रहती है, जैसे कि सैंड, स्लिट क्ले हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर, कलर, और उसका पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, ये सब बदल जाता है इफ यू इफ यू गो फॉर क्रॉप रोटेशन या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए जब आप केमिकल ज्यादा इस्तेमाल करते हो, पीएच लेवल्स में पानी का और हमारे मिट्टी का दोनों बदल जाता है। ह्यूमस एंड मतलब ये क्या कॉलॉइड्स जो रहती हैं, ये क्या करेंगे, ये कठोर हो जाती है जिसमें जड़ नहीं जा पाता है। जड़ नहीं जाएंगे तो वहां पे पानी भी नहीं रुकेगा, वहां पे खेत खड़ा नहीं हो पाएगा, थोड़ा हवा का झोंके से भी गिर जाता है। तो दीज आर द इम्पैक्ट दैट ये, मतलब अगर आप एक ही जैसे मोनोकल्चरिंग कर रहे हैं, एक ही खेत उगा रहे हैं, तो ये सब आपको दिखने में शुरू करेगा। लेग्यूम क्रॉप्स हो गया, हमारे ग्रासेस रह गए, ये सब डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर बनने में काम आती है। तो हॉरिजन्स रहते हैं, जैसे कि ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन। ओ हॉरिजन बेसिकली फर्टाइल लैंड रहती है, ए हॉरिजन में ज्यादा ह्यूमिक कंटेंट रहता है या ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है। बी डेब्रिसेस या कोई भी छोटे मोटे छोटे मोटे आप बोल सकते हो स्टोन्स रहते हैं। उसके बाद हम सी हॉरिजन में आ जाएंगे तो इट लाइज ऑफ बेडरॉक, बेडरॉक मतलब जैसे ग्रेनाइट हो गया, या वी कैन से मतलब मोस्टली द द कॉम्पैक्टेड सॉइल जो कि बहुत प्रेशर झेल के रह रहा है, उसके कारण वहां पे वो कठोर बन गया। तो दीज आर द लेयर्स। ये डिपेंड करता है कि आपके रीजन कैसा है।
तो ये क्रॉप रोटेशन अकॉर्डिंगली टू दैट यू हैव टू कंसिडर कि क्रॉप रोटेशन कौन कौन से मेरे मिट्टी को मतलब कंडीशनिंग उसके मतलब उसको पर्यावरण मात्रा मिल जाता है, तो ये सब आप देख सकते हो फॉर द सॉइल प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद आता है नाइट्रोजन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब क्या है? लेग्यूम क्रॉप्स लाइज लाइक हमारे बीन्स हो गए या वी कैन से मटर के दाने, ये सब लेग्यूम क्रॉप्स कहलाता है, जो कि हमारे जड़ में दो प्रकार के गांठ बनते हैं जड़ में। एक तो कीड़े के कारण, क्या है वो, नेमाटोड। नेमाटोड हार्मफुल रहती है, तो वो गांठ बना के क्या करता है, वहां से पानी या कोई भी हमको खनिज तत्व, खाना बनाने की प्रक्रिया को चाहने वाली कोई भी पदार्थ वो जाने नहीं देता है। पर ये जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं, ये क्या करता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को वहां पे पनपने देता है और वो नाइट्रोजन लेके मिट्टी में मिला देता है। आपको क्या करेगा, इसके कारण क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन आप खरीद के लगाते हो, यूरिया डीएपी हो गए या एनपीके हो गए, ये सब खरीद के जो लगाते हो, लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक साल में एक बार ये ऐसा वाला खेत कीजिए ताकि आपको भी मुनाफा हो। उससे क्या होती है कि हमारी जो रिस्क ऑफ जो हमारी लॉस रहती है, वो लॉस हम घटा सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये क्या करेगा, रूट कंडीशनिंग अच्छा कर देगा, मिट्टी को कठोर जो रहती, बंजर जो रहती, तो भुरभुरा बनाने में काम आएगा। गवर्नेंस करने में, डिकम्पोजिशन, जो सड़ने गलने से जो हमको प्रक्रिया रहती है, उसको भी ये गवर्न करता है, उसको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को ये बढ़ा देता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस को सेहतमंद बनाता है पौधे के लिए। और ये बहुत कुछ इम्पैक्ट भी करता है। जैसे कि आप देख सकते हो इन द स्लाइड मिडिल ऑफ द फोटो, फर्टिलिटी इन एग्रो सिस्टम इंक्रीजेस, टॉलरेंस टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, जो अजीविक तनाव रहती है उसके ऊपर भी ये मतलब इफेक्ट करता है। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन, हम जो एनपीके इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिसमें फॉस्फोरस कंटेंट ज्यादा रहती है वो सॉल्युबलाइज नहीं हो पाता है, ये सॉल्युबलाइजेशन में काम आते हैं। सस्टेनेबिलिटी, कम पैसे से हम ज्यादा मुनाफा। और आपको क्या करना है, डिक्रीज क्या क्या करना है, फर्टिलाइजर्स को डिक्रीज करना है, पॉल्यूशन जिससे फैलता है वो कम करना है, ऑर्गेनिक मैटर जो लॉस होती है उसको घटाना है, ग्लोबल वार्मिंग को हमको कम करना है। तो दिस इम्पैक्ट्स ऑन द नाइट्रोजन कंट्रीब्यूशन। तो लेग्यूम क्रॉप से क्या क्या हो सकता है, सोयाबीन हो सकते हैं, ये नाइट्रोजन को मिट्टी में बना के रखता है। दिस इम्पैक्ट्स दैट द सॉइल हैज रिच इन नाइट्रोजन। बेसिक कंपोनेंट पौधे को जो चाहिए, इट्स मोर इन नाइट्रोजन ओनली। नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा से लेता है, लेकिन वातावरण में तो वी हैव लाइक 70% ऑफ नाइट्रोजन, बट पौधे को डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। नाइट्रोजन नाइट्रेट में पहुंचता है, वो नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट होता है। दिस इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल। और इसमें खनिज तत्व, पोषक तत्व, ये सब पौधे को पहुंचने में सूक्ष्म जीव का काम रहता है। सूक्ष्म जीव जैसे कि बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गए, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलिया, उसके बाद हमारा ट्राइकोडर्मा विरिडिया, ये जीएमओज होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब आपके पौधे को बहुत ही इम्पैक्टफुल मात्रा में, ये आपको पौधे को वातावरण के अनुकूलित करने में काम आता है, ठीक है ना सर। तो दीज आर द ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लेग्यूम क्रॉप्स का इस्तेमाल करना, लेग्यूम क्रॉप्स का आप उगाना। तो फार्मर को ये बताना है कि साल में एक बार तो कीजिए, ताकि आपका जो इम्पैक्ट रहता था, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, यूरिया का, डीएपी का, एमओपी का, या एमओपी इज नेग्लिजिबल एंड एनपीके का, तो दीज ऑल आपको घट सकता है। आज तो आपको सब्सिडी में मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यूरिया ये सब सब्सिडी कम हो जाएगा। तो तब आप क्या करेंगे, तब क्या 2,000 के पैसे देके डालेंगे क्या? अब तो आपको सब्सिडी मिल रहा है ना। आने वाले दिनों में जैसे हमको गैस का सब्सिडी मिलता था, अब तो गैस का सब्सिडी भी मिलना खत्म हो गया बहुत सारे राज्यों में। तो वैसे ही होने वाला है। और ये जब तक वार चलेगा, ये जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल मिडिल ईस्टर्न वॉर्स, इसराइल पैलेस्टाइन वॉर्स, ये सब वॉर्स जब तक चलेंगे, गाजा, ये सब वॉर्स जब तक चलेंगे ना, तो ये वार के कारण हमारा फ्राइट चार्जेस, जो शिपिंग चार्जेस रहते हैं, तो वो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, बस नहीं कि ये खरपतवारों का या हमारी फर्टिलाइजर्स का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। तो दिस इम्पैक्ट्स ऑन दैट। तो ये आपको घटानी है तो केमिकल का यूसेज ही घटा सकते हो, ताकि आपको फायदेमंद खेती कर पाओ आप किसान, ठीक है ना सर। अब आते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। देखिए न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैसे होता है, देखिए बहुत लोग रिसाइकलिंग का अब तो अर्थ समझते हो, जैसे कि हम एक प्लास्टिक का
लेते हैं बाहर फेंक देंगे तो मिट्टी को प्रदूषण फैलाएगा। पर वही अगर हम कहीं पे डस्टबिन में डालेंगे या कहीं रिसाइकल यूनिट, हमारे इंडिया में तो बहुत कम है लेकिन बाहर कंट्रीज में क्या है, रिसाइकलिंग यूनिट रहती है। अब जब पानी का बोतल खरीदते हो तो वो पानी का बोतल, वो पानी की ही नहीं, हमारे यहाँ तो पानी का ही पैसे लेते हैं, लेकिन पानी का बोतल का भी पैसा, वो प्लास्टिक का पैसा भी लेंगे। जब आप उसको डिपॉजिट करेंगे तभी आपको वो पैसा फिर से हाथ में आएगा। तो वैसे रिसाइकलिंग करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स को जरूरत है। न्यूट्रिएंट बस एक ही नहीं पौधे को चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, 17 ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए पौधे को ताकि वो अच्छा फल फूल पाए। लेकिन अब जब बस डीएपी एनपीके वही देते हो तो पौधे के अनुसार नहीं होता है। तो दैट्स द रीजन दैट आई से सॉइल टेस्ट, उसके रिगार्डिंग में डिटेल में जाऊंगा, बात करूंगा आने वाले स्लाइड्स में कि आपकी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में दिस शुड बी मेजर इम्पैक्ट कि हम कैसे पौधे की विकसितता के अनुसार, हमारे कंडीशन को, जरूरत के अनुसार जो खेत को कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर आपको रोग पता है तो उसको क्या मेडिसिन दे पाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट तभी कम होगा ना। अगर आपको रोग ही पता नहीं है और आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी को भी डायबिटीज है लेकिन वो बीपी का टैबलेट खाएगा तो डायबिटीज नहीं ठीक होगा ना। तो दैट्स द मेन, हमको वो क्या है, हमको वो डिजीज वो हमको पता चलनी है, या क्या सिम्टम्स है या क्या कमी है, उसको हमको जांचना चाहिए। उसके लिए सॉइल टेस्ट इज कंपलसरी मेजर। तो ये कंपलसरी मेजर बहुत किसान भूल जाते हैं, या उनको कोई बोलने वाला नहीं है, या उनको कोई जागरूक करने वाला नहीं है। तो मेन इम्पैक्ट क्या है वहां पे वो खत्म हो जाता है कि क्या जरूरत है मेरे पौधे को। तो पौधे के अनुसार वी हैव टू ऐड हमारा मैन्योर, हमारी साइक्लिंग प्रोसेस, वो तभी नाइट्रोजन रिसाइकलिंग बैलेंस रहेगा। अगर एक ही खेत हम करेंगे तो वो बस नाइट्रोजन लेगा, जो खेत को नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन लेगा, जो खेत को फास्फोरस चाहिए वो वही लेगा, या कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, या हमारी मॉलिबेडनम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सब पौधे को चाहिए। पर जब आप वो ही नहीं दोगे, बस नाइट्रोजन एनपीके यही डालोगे, तो पौधे को उतना 100% सब कुछ नहीं मिलता है। जैसे हमको सब विटामिन चाहिए पौधे को, वैसे सब कुछ हर एक मात्रा में थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए। तो उसको हमको एनालाइज करना बनता है। वी हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, आजकल तो सबके पास फोन है। आप एक बार फोन में टाइप करेंगे कि मेरे को ये खेत में क्या क्या फर्टिलाइजर्स डालना है, वही बता देगा। तो नॉट ओनली दैट, मैं भी हूं, आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए मैं भी बता सकता हूँ, पर यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। वो प्रोसेस और वो जरिया होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर इफ यू नेग्लेक्ट दैट प्रोसेस तो आपकी जमीन बंजर होने में कोई नहीं बचा सकता है उसे, वो बंजर ही होते जाएगा। ठीक है ना सर? डिजीज मैनेजमेंट, दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, दैट रोग का क्या पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जैसे बताता था, उनको रोग का ही पता नहीं है, वो फंगिसाइड का इस्तेमाल, जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया के लिए वायरस का इस्तेमाल करते हैं, वायरस के लिए और कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा रोग है उनको पता नहीं है। बायोलॉजिकली या फिजिकली या कोई भी, हम वी कैन कंट्रोल दैट, ऑर्गेनिकली वी कैन कंट्रोल द डिजीज, बट हमको वो डिजीज का मतलब पता ही नहीं चलता। बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि खनिज तत्वों की कमी के कारण भी हो सकता है, तनाव के कारण भी हो सकता है, पर हर एक चीज का सोल्यूशन केमिकल नहीं होता है ना। तो केमिकल इम्पैक्ट्स द सॉइल डिट्रॉइट्स, लिटरली। आने वाले दिनों में आप देखे होंगे आपकी मिट्टी को, और 15 साल अगर ऐसे ही उगाते रहेंगे ना तो मिट्टी बहुत ही बंजर हो जाएगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको मिट्टी को ऑर्गेनिकली प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज देते हैं। पंजाब में तो 15 to 30%, हरियाणा में भी, सिक्किम में तो यू कैन गेट, सिक्किम में तो बिल्कुल यूज ही नहीं होता है। उसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे आने वाले स्लाइड में। तो दीज आर द मेन मैनेजमेंट, कि हमको बस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, रोग का इस्तेमाल बस पेस्टिसाइड से ही नहीं हो पाएगा। उनको ये भी पता होना चाहिए दैट फार्मर मतलब शुड बी मोस्ट सस्टेन्ड नॉलेज, उनके पास भी होनी चाहिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, यही मेरी सोल्यूशन हो सकती है। पर आप जब बाहर मार्केट में जाते हो जहाँ पे क्रेडिट मार्केट सिस्टम चलता है, वो आपको जो रिटेलर है या जो भी आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो पहले उसको जो चाहिए वो नहीं देंगे, वो कुछ और देंगे, और वो किसान फिर से जाएगा, सर बोलेगा सर ये तो काम नहीं किया, और दूसरा देगा, तीसरे बार बोलेगा सर ये लीजिए पक्का काम करेगा। तब तक तो आपकी जो खाते का बुक रहती है,
तब तक तो वो 4,000 5,000 तक पहुंच जाता है। वो वैसे हर एक स्टेप में आपको करेगा, मिट्टी के लिए, बीज का उपचरण के लिए, कीड़े के लिए, रोग के लिए, बढ़ने के लिए, फल फूलने के लिए, ये सब हर एक स्टेप में होगा। तब तो आपकी हजार हजारों में, लाखों लाखों में आपकी जो मतलब जो बाकी तो रहती है आपके रिटेलर्स में, वो बढ़ जाता है। पर किसान को ये समझ में नहीं आता, अगर मेरे को पता होता कि इसमें क्या डालना है, वही जाके मैं अगर पूछूंगा तो वो वही देगा ना। बट इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो वो हमारा फायदा उठा लेते हैं, किसान की मासूमियत का वो फायदा उठा के अपना जेब वो भर लेते हैं। ठीक है ना सर। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। अब तो डिजीज का हो गया, अब क्या है, कीड़े मकोड़े का। कीड़े मकोड़े के कारण बहुत सारे डिजीजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस कीड़े से ही आता है। एंड बहुत सारे पत्ते काटने वाले सुंडियां हो गए, बहुत सारे कीड़े जो कि इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि गांठ बना देते हैं, नेमाटोड्स हो गए। तो द इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट जो रहती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं हम, कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में वी हैव टू स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी बनानी बनती है। आने से पहले ही हमको उसको खत्म कर देना है। तो दैट फॉर दैट रीजन हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इफ यू नो दैट प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए, जो कीड़े मारने के लिए या कौन सा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं कीड़े मारने के लिए एंड रोग से निवारण के लिए। मैं आपको एक हिंट भी दे दूंगा, 4 प्रोडक्ट हैं, वो क्या क्या है यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। जो मेरा वेबिनार अटेंड कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा, यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। सर कोबरा क्या होता है सर, कोबरा तो नाग हो गया, कोबरा नहीं, कार्बन है वो। कार्बन से नहीं होगा, कार्बन से थोड़ी बहुत सूक्ष्म जीव बढ़ने के लिए मिल पाएगा, पर वो इम्पैक्ट करता है द यूसेज, यूसेज में वो इम्पैक्ट करता है, उससे मरते नहीं है, उससे रोग खत्म नहीं होता है। वी हैव 4 प्रोडक्ट्स दोज दैट आर नीम ऑयल, fungi for fungal infections, fungal diseases, Dr. Gold for fungal, bacterial, viral, along with that germicide and microbicide, ये सब में काम आएगा। एंड उसके अलावा कीड़े को मारने के लिए मेरा क्वेश्चन जो था वो सुपर गोल्ड है। तो नीम ऑयल एंड सुपर गोल्ड आर द कॉम्बिनेशन फॉर कीड़े मारने के लिए, रोग डिजीज के लिए नीम ऑयल, डॉक्टर गोल्ड एंड फंजी डिजीज खत्म करने के लिए। ठीक है ना सर। या चित्रा जी, या thank you very much, you have answered the correct, but neem and super gold are the correct answer for my question। पर रोग और कीड़े मारने के लिए फंजी, नीम, डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड आर द 4 प्रोडक्ट्स दैट वी कैन यूज। ओके, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चित्रा जी। ही यस, थैंक यू वेरी मच। एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में वी हैव टू अप्रोच डिफरेंटली। आने से पहले उसको खत्म कर देना है। मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बात करूंगा आने वाले स्लाइड में, क्यों आने से पहले ही खत्म कर देना है, वो सब आप डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है। अब आते हैं वीड मैनेजमेंट, खरपतवार। जो सबसे ज्यादा जमीन बिगड़ती है वो खरपतवार। पहले जमाने में खरपतवार की मतलब कोई समाधान नहीं था, पर आजकल जो एमएनसीज आ गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आके केमिकल का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी को पूरा बंजर ही बना देता है। तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो खरपतवार को कम करने के लिए, या आप उसको हाथ से उखाड़ सकते हो, या उसको हमेशा रेगुलरली आप कट कर सकते हो। आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये जो पौधे को हम पानी दे रहे हैं या कोई भी हम पोषक तत्व दे रहे हैं वही पौधे को पहुंच जाए। उसके अलावा आई रिकमेंड, यस, आई रिकमेंड कि आपको केमिकल जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए। एंड जब खेत के, सॉरी, यस, जब खेत में आप खरपतवारों का इस्तेमाल करते हो, सो बस ये नहीं है कि वो जो इम्पैक्ट रहती है खरपतवारों का वो बस नहीं मर जाता, हमारी मिट्टी का कंडीशनिंग भी बदल जाता है। थोड़ी बहुत हमारे खेत को भी अफेक्ट कर देता है, जलना, जल जाना, पत्तों को पीला पड़ जाना,
ये सब आप अवॉइड कर सकते हो मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल करके, या पहले खेत का जो भी परेली थी। और एक बात, इन नॉर्थ इंडिया सबसे बड़ा समस्या है परेली की जलना, जो हम बोलते हैं स्टॉक वुड बर्निंग। तो वो बर्निंग जो होती है, वो बर्निंग को स्टॉक्स बर्निंग या स्ट्रॉस बर्निंग, वो सब हम कम कर सकते हैं। वो परेली को ही हम बीच बीच में, जहां पे भी हम खेत करते हैं, दो दो रो हो गए, रो के बीच में आप डल सकते हो। वो मल्चिंग सीड्स का काम करेगा। आने वाले दिनों में एक खेत खत्म होने के बाद पूरे को ट्रैक्टर में आप चला देंगे, उसको खुदाई कर देंगे, तो वही चीज आपको खाद में बदल सकता है। उसका जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मिट्टी में चला जाता है। तो आई कैन से दैट बायोलॉजिकल मेथड या कल्चरल मेथड या फिजिकल मेथड इज मोस्ट ऑप्टिमम। केमिकल मेथड यू हैव टू नेग्लेक्ट इट, यू हैव टू डिक्रीज इट आने वाले दिनों में, नहीं तो हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। अगर ये सब आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रॉप की पैदावार क्षमता बढ़ जाती है। 10% to 20% तो आप वहां पे ही बढ़ा सकते हो। नहीं, ये बस नहीं है कि बस कंटिन्यूअस क्रॉप करना है, कॉर्न मक्के का करना है, कंटिन्यूअसली हम गन्ने का करेंगे, कंटिन्यूअसली हम चावल का, कंटिन्यूअसली हम गेहूं का, कंटिन्यूअसली सोयाबीन का। तो ये इम्पैक्ट करेगा जब आप बदलते रहेंगे। तो पहले साल से आपको आपकी जो पैदावार थी वो दुगनी होने की क्षमता भी रखती है। तो ये आपको धीरे धीरे मिलेगा। नॉट, ये नहीं कि अचानक से मिल जाएगा। वो एक प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, देन यू कैन सी दैट आप वो प्रोसेस में बेनिफिट रह पाएंगे किसान। ठीक है ना सर? आप जब इम्प्रूवमेंट्स किस किस आप चैनल में देख सकते हो, क्रॉप वेराइटी में, क्रॉप प्रोडक्शन में, एंड आप देख सकते हो ये उसका प्रोडक्शन में भी काम आता है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी बहुत इसका हिस्सा रहता है। ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना सर? अर्चिता जी, आप लास्ट में मेरे से पूछिए ये क्वेश्चन सब। आप प्लीज तब तक बना के रखिए, ताकि लास्ट में आप कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना सर? अब आते हैं मुद्दे पे। कैसे क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों हम इतना प्रोत्साहन करना है? मैं ये हमेशा आपको ये स्लाइड्स दिखाता रहूंगा, ताकि आप उसका रूबरू हो जाए, उसके पूरा आपके ब्रेन में फीड हो जाए। देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कॉमनली क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कितना एरिया हमारा? लगभग 2.78 मिलियन हेक्टर, मतलब कितने लाखों एकड़ में ये जमीन हमारी ऑर्गेनिक में करते हैं बहुत सारे किसान, मध्य प्रदेश के, असम के, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इन सम एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन कमिंग टू द साउथ वी कैन गो इन केरला, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में। तो ये सब थोड़ी बहुत जगह में वो ऑर्गेनिक प्योरली करते हैं, पर वी हैव टू एम फॉर हायर। हमको विजन रखना है कि पूरा भारत ही ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करे और सभी किसान को उसका मुनाफा मिले। ठीक है ना सर? अब आते हैं कितने कितने फार्मर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़ रखे हैं। इट्स मोर देन 150 मिलियन फार्मर्स, जो डायरेक्टली फार्मिंग सेक्टर से या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, जिनका फायदा हो सकता है इसके जरिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करता है? दैट्स नोन एज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का भी वहां पे उत्पाद होती है, और सबसे ज्यादा पैदावार जो ऑर्गेनिकली होती है वहां पे ही होती है। ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन से, मतलब एरिया इन टर्म्स ऑफ एकड़ के हिसाब से हम देखेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज मध्य प्रदेश। विच आर द एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कौन सा होती है? सबसे पहले आता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का जो भी रहती है, जैसे कॉटन ऑयल हो गया, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, पाम ऑयल्स हो गए, कोकोनट ऑयल्स हो गए, वर्जिन ऑयल्स, आलमंड ऑयल्स हो गए, ये सब भी आप ज्यादा देख सकते हो। इट अकाउंट्स 47%, आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ी कम ही हमारे ऑयल सीड्स रहते हैं। उसके बाद कॉफी हो गया, एंड टी एंड कॉफी 8.96%, ड्राइड फ्रूट्स हमारे बादाम, अखरोट, ये सब। उसके बाद सीरियल्स 10.4%,
स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, इंडिया इज नोन फॉर देयर स्पाइसेस ओनली, तो स्पाइसेस 7.76% दिस अकाउंट्स। तो आपको अगर आप ये कुछ उगाते हैं, तो ये जो भी रेंज ऑफ मैं अभी बोला, जो भी ऑयल सीड्स हो गए, कॉफी एंड टी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, सीरियल्स हो गए, हमारी स्पाइसेस है हो गए, ये सब जब भी आपके एरिया में उगाए जाता है तो आप ये देख सकते हो कि ऑर्गेनिक करने से आपका कितना फायदा हो सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन में भी, हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा है कि प्योरली ऑर्गेनिक हो गया, प्योरली ऑर्गेनिक हो गया? यस, सिक्किम इज द वन स्टेट विच इज प्योरली ऑर्गेनिक, उसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उत्तराखंड भी धीरे धीरे बदल रहा है, त्रिपुरा बदल रहा है, यूपी बदल रहा है। इन यूपी, इन माई टेन्योर ऑफ 6 मंथ्स इन यूपी, 6 to 8 months इन यूपी, हमने 108 एकर्स को हमने बदला है गंगा के किनारे। एंड उत्तराखंड में अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, वो किसान भी जेल में जाएगा और जो केमिकल बेच रहा है वो भी जेल में जाएगा, ठीक है ना? तो ये भी रूल आ चुके हैं। तो ये जब पूरा देश में आएगा तो हमारी सेहत भी अच्छा रहेगा। ये सेहत क्यों खराब हो रहा है? बिकॉज हमारे सेवन, जो खान पान हम सेवन करते हैं, उसके कारण ही हमको ज्यादा रोग आ रहे हैं। पहले जमाने में तो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे, उनका जो डाइट भी था वो बहुत बैलेंस था। आजकल जंक फूड्स आ गए, आजकल बहुत हम ऑयली फूड्स या बहुत हम फास्ट फूड्स कंज्यूम करें जो कि हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करें, उसके साथ ये जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी बहुत सारे रोग आ गए। मैंने बहुत बार वीडियो भी चला चुका हूँ कि एक एक कैंसर ट्रेन भी चलता है फ्रॉम पंजाब टू राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में फ्री कैंसर ट्रीटमेंट रहती है। तो कैंसर ट्रेन बोल के भी एक चलता है जहाँ पे कि पंजाब से बहुत सारे किसान जाके वहां पे ट्रीटमेंट लेते हैं, और वो ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है। ये स्टार वर्ल्ड एक चैनल है, बहुत बहुत बड़ा चैनल है स्टार का, स्टार चैनल्स में, स्टार वर्ल्ड में ये आ गया। यूट्यूब में आप जाके देखिए, स्टार वर्ल्ड मारेंगे, स्टार वर्ल्ड एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड यूज मारेंगे तो वहां पे आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है ना सर? एंड आफ्टर कोविड पैंडेमिक के बाद ऑर्गेनिक का एक बूम आ गया है, सभी को अपना सेहत में एक कंसिडर करना बनता है। ऑर्गेनिकली अगर खाएंगे तो ज्यादा साल तक हम जिंदा रह पाएंगे, ज्यादा रोग नहीं आ पाएगा। ऑर्गेनिक में सभी के लिए विन विन है, वातावरण के लिए, हमारी सेहत के लिए, और जो किसान उगाता है उसके लिए भी। तो दिस इज द सराउंडिंग कि सबके लिए विन विन चांसेस आ जाते हैं, सबको अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल जाता है उसके कारण, ठीक है ना सर? एंड इंडिया इन रैंक्स नंबर 1 इन ऑर्गेनिक फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स, जितने किसान लोग हैं सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मा, मतलब पूरे हमारे वर्ल्ड में, इंडिया रैंक्स नंबर 1 नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। पर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो रैंक 9th। सो वी हैव टू टारगेट दैट वी शुड बी इन टॉप 3, क्योंकि हमारे इंडिया का इकोनॉमी किससे चलता है? बेसिकली एग्रीकल्चर ग्रोन जीडीपी से ही चलता है ना सर? तो ये एग्रीकल्चर जो भी एफएमसीजी सेक्टर्स हैं जो भी हैं, इफ दे प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो ये सबके लिए फायदेमंद हो सकता है, ठीक है ना सर? फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन का हमको गाय का गोबर या कोई भी वर्मी कंपोस्ट, या हमको ग्रीन मैन्योर्स खाद, जो भी हम लेते हैं वो जैविक खाद, मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगा लेग्यूमिनस क्रॉप्स का इस्तेमाल करना। खुद के पास अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी, एक जमाने में था हर घर में एक एक गाय रहते थे, अब तो डेयरी में ही चला जा रहा है। और वो आजकल हम गोबर या कुछ भी हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बस हमको ये है कि हाँ सोसाइटी से हमको मिल जाता है यूरिया सब्सिडी में, तो वो ले आएंगे, बगल वाले खेत किसान अगर डाल रहे हैं तो मैं भी डाल दूंगा। उसको ये मतलब नहीं होता है कि मेरे पौधे को चाहिए कि नहीं, या मेरे पौधे को वो जरूरत है कि नहीं, या मेरे मिट्टी में और कोई कमी है कि नहीं, वो सब वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये एक मतलब वी हैव टू एनकरेज ऑल द फार्मर्स, ताकि उनके पास भी कुछ ना कुछ एक मतलब थोड़ी बहुत हो तो, ना थोड़ी ही सही, वो थोड़ी बहुत अपने मिट्टी में थोड़ी बहुत जैविक खाद डालना ही चाहिए, ठीक है ना सर? और एक बात, एनकरेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। अगर आप जैविक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सूक्ष्म जीव बढ़ने लायक एक वातावरण मिल जाता है। मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल करना, पानी सही से देना, कवर क्रॉप्स, बस एक ही खेत नहीं, इंटर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब इस्तेमाल करेंगे। अगर एक खेत बर्बाद हो गया तो दूसरे खेत से तो मुनाफा हो सकता है। खाद डालना, फिजिकल डिस्टरबेंसेस, ज्यादा ट्रैक्टर चलाना भी खराब है, ज्यादा इम्पैक्ट देना मिट्टी में भी खराब है। पेस्टिसाइड, सबसे महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स को अवॉइड करना है, ठीक है ना सर?
कितना समय लगेगा हमको जैविक बदलने में? जैविक बदलने में मोर देन मोर 3 साल लगते हैं आपको। पहले साल में 50% आप केमिकल कम करना, दूसरे साल में 20 से 30%, तीसरे साल में 0 से लेके 20%, चौथे साल में शून्य। पूरा हमारा एसएचपी एग्रो केयर और खाद मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी मिट्टी को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑर्गेनिक फार्म का। जैसे कि आप एक मतलब यू कैन ऑथराइज दैट, एंड कैसे हम लेंगे वो सब जानकारी लेंगे। एज आई सेड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बेसिकली ऑर्गेनिक रहती है। बहुत सारे टेरिटोरीज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हमारे बहुत सारे हिली एरियाज में भी अभी तक हम ऑर्गेनिक करते हैं। सिक्किम इज द नंबर वन स्टेट ऑर्गेनिक में, सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ ऑल द एरिया कल्टिवेटेड इन ऑर्गेनिक। So this is the contribution. Organic spread in India is 2% only. But Goa and Sikkim are 100% from there. Madhya Pradesh 4.9%, Rajasthan 2%, Maharashtra 1.6%, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड सब तो थोड़ी बहुत 10% से थोड़ी बहुत कम। मतलब ये सभी स्टेट्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी स्टेट्स तो नेग्लिजिबल, 0 पॉइंट ऐसे में मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक बदलने में इट्स योर पार्ट कि आप सभी को एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप सभी किसान को या आपके रिलेटिव्स में जो भी है, केमिकल का इस्तेमाल करना कम करके जैविक का इस्तेमाल करना ज्यादा करना, सुझाव करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना सर? यहाँ पे देख सकते हो फार्म सर्टिफिकेट, मैंने जैसे बोला, आप अगर सॉइल टेस्ट करवा के, आप अगर मैं जैसे प्रक्रिया बोल रहा था वो 3 साल की प्रक्रिया आप चल के आपकी मिट्टी जैविक में बदल जाती है, तो आपको एक ऑर्गेनिक फार्म सर्टिफिकेट मिलता है। एंड ये ऑर्गेनिक फार्म सर्टिफिकेशन आपको हर एक जगह मिल जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र बोलते हैं, वहां पे जाके आपकी मिट्टी को जांच करवानी है। जांच करवाने की प्रक्रिया में बहुत बार बोल चुका हूँ। आप यूट्यूब में मार के भी देख सकते हो उसका डिटेल क्या है, या आप कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके या कोई भी एग्रीकल्चर ऑफिसर रहते हैं उनको भी जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है ना सर? मैंने जैसे बोला, बस आपको सोचना नहीं है, आपको उसका इम्पैक्ट भी देखना है, एक्सटर्नल नहीं। सोच के तो हासिल नहीं हो सकता है ना सर, हमको काम भी करना है। काम इम्पैक्टफुली आप ऑन फील्ड आपको काम करना है। सोचने से नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस, सिलेक्शन इज द प्रोसेस, परसेप्शन ऑफ चेंजेस भी इज द प्रोसेस। तो ये सब एक एक फैक्टर्स रहते हैं, ताकि आपको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है ना सर? अ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मैंने बोल चुका हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, OFAI, उसमें आप जुड़ सकते हो। कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है वो जानकारी आप ले सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं उसका भी आप हल निकाल सकते हो। ठीक है ना सर? यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है या अवॉइड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जितना आप कम कर सकते हो उतना आपके पौधे के लिए सही है, आपकी मिट्टी के लिए सही है, आपके वातावरण के लिए सही है। जिस प्रक्रिया से आप अगर घट घट के आएंगे तो 3 साल में आपकी मिट्टी बंजर होने से बच जाएगी, आपकी मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी, आपकी मिट्टी में बहुत सारा पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव मिलने लगेंगे। ठीक है ना सर? क्रॉप रोटेशन मैंने बोला, हमारा टॉपिक ही आज वही था, मैंने डिटेल में बताया था। उसके बाद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आने से पहले ही हम भाग के उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। कैसे? आप अगर आपको पता है कि मेरे को कोई रोग है, अगर आप उससे दूर रहेंगे, जैसे कि अगर डायबिटीज है तो शुगर से दूर रहना। नहीं तो हमारे लीनेज में, हमारे वंशज में अगर किसी का भी डायबिटीज है, देयर इज अ रिस्क दैट हमको भी डायबिटीज हो जाता है। पर हम अगर शुगर लेवल्स को, हम शुगर को खाना दूर रखेंगे या हम शुगर से दूर रहेंगे तो हमको डायबिटीज भी नहीं, जल्दी नहीं आएगी। नहीं तो अगर हम चीनी ही खाएंगे, हम मीठा चीज ही खाएंगे, तो जल्दी ही हमको डायबिटीज आ जाएगा। तो यही है, आने से पहले ही आप अगर समाधान करेंगे तो आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। जो किसान को पता है कि मेरे खेत में ये कीड़ा लगने वाला है, ये रोग आने वाले हैं, ये मिट्टी में कमी है, तो ये आप पहले से ही भाप के आप आने से पहले दे दीजिए। पर किसान क्या सोचता है, आने के बाद सोचते हैं। कीड़ा लगेगा तभी सोचते हैं, रोग लगेगा तभी सोचते हैं। सो देर इज अ प्रोवर्ब दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो आने से पहले उसको हम खत्म कर देंगे तो तब तो हमको समाधान ही मिल गया ना सर। तो दिस इज द मेन पॉइंट। आप नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, पॉली हाउसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर द मतलब इफेक्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एक जरिया है ये सब। ठीक है ना सर? अब आते हैं ट्रेनिंग में अटेंड क्यों करना।
हम ऐसे 18 राज्यों में ट्रेनिंग कर चुके हैं, मोर देन 300 फिजिकल ट्रेनिंग्स, मोर देन 120 ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हम कंडक्ट कर चुके हैं इन स्पैन ऑफ 3 ईयर, 2.5 ईयर्स ओनली। तो ये एक सबसे बड़ा विजन है ऑफ आवर एसएचपीएल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, सीएमडी सर, गोपाल कुंडू सर, प्रशांत कुंडू सर, सुभाष साहू सर, along विथ ऑल द ट्रेनर्स। हम ये देखते हैं कि हम कैसे हमारी हमारी ऑनेस्ट कस्टमर्स को, हमारे ऑनेस्ट आईबीओज, हमारे ऑनेस्ट पार्टिसिपेंट सभी को हम कैसे उनको इम्पैक्ट कर पाए, उनके सेहत में हो, उनके जीवी जीव जो जीव मतलब वो जो लाइफ जीते हैं उनमें ही हो, या जो खेती में करते हैं सभी में वी वी इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक, ताकि आपकी और भी लाइफ अच्छे से हो। ठीक है ना सर? अब आते हैं पॉइंट में कि कौन से प्रकार के तनाव के कारण क्या क्या होता है। दो प्रकार के तनाव है, जैविक तनाव, अजैविक तनाव। बायोटिक स्ट्रेसेस कम्स अंडर जैविक तनाव, अबायोटिक स्ट्रेसेस कम्स अंडर अजैविक तनाव। अजैविक तनाव का मतलब कौन है, क्या है, उसमें जीवा जिंदा नहीं होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो सब चाहिए, जैसे कि धूप हो गया, पानी हो गया। वो कम हो या ज्यादा हो उसके लिए भी हमको इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। धूप ज्यादा हो तभी हमको प्रॉब्लम है, कम हो तभी भी प्रॉब्लम है। कोल्ड, ठंडी ज्यादा हो जाना, सॉल्ट, खारापन आ जाना, फ्लडिंग, सैलिनिटी, मेटल्स, आप केमिकल्स ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, ये सब बैठ जाता है। माँ के दूध में भी मिलना शुरू हो गया है ये सब। ठीक है ना सर? यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। क्या जैविक और अजैविक तनाव, जैसे मैंने बोला, सूखापन, खारापन, मेटल्स। जैविक तनाव में क्या क्या आते हैं, डिजीजेस, रोग आना, या हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स, और हमारे बहुत सारे कैटन फील्ड्स हो गए, ये सब आपको तनाव आ जाते हैं। अब आते हैं द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट एसएचपीएल हैज। 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स, बायो कंट्रोल, एक्टिवेटर एंड अदर्स। बायोस्टिमुलेंट्स में क्या क्या आता है, हमारा नया प्रोडक्ट क्या है, पीएच बैलेंसर, वो बायोस्टिमुलेंट नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। उसके अलावा वी हैव जैकपॉट, ग्रीन, कार्बन, और क्या है, ह्यूमिक लिक्विड। दीज ऑल 5 कम्स अंडर बायोस्टिमुलेंट्स। बायो कंट्रोल क्या क्या है, जैसे कि हमको कीड़े मारना है, या कोई भी रोग हटानी है, या कोई भी हमको इम्पैक्ट करता है जैविक तनाव के कारण, जीविक तनाव के कारण, तो उसमें बायो कंट्रोल का इस्तेमाल करना। उसमें भी 4 प्रोडक्ट्स हैं: नीम ऑयल, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड एंड फंजी। एक्टिवेटर कम स्प्रेडर में आप कंसिडर कर सकते हैं मैक्स का एंड स्टिकर का, जो कि आपके जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, खरपतवार हैं, उसका इम्पैक्ट बढ़ाना, उसका सोल्यूशन जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन करवाना, हमारी यूसेज जो केमिकल की इस्तेमाल होती है वो घटाना। अदर्स में क्या आ जाते हैं, सॉइल सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज लाइक ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, ह्यूमिक लिक्विड भी इसमें आता है, ब्लैक मैजिक हो गया, कार्बन हो गया। तो दीज ऑल कम्स अंडर अदर्स कैटेगरीज में। तो आप ये जो हमारे पास 15 प्रोडक्ट्स है, फ्रॉम बुवाई से लेके कटाई तक, आपको हर एक का समाधान मिल जाता है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल पाए। वी हैव डिजाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली टू दैट, जो कि सिचुएशन के हिसाब से चाहिए। तो कमिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट,
वी हैव सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी की उपजाऊ, मिट्टी को उपचरण करना, सॉइल एप्लीकेशन, हमको उसको इम्प्रूवमेंट करना, सॉइल इम्प्रूवमेंट करना। तो उसमें क्या आता है, पहला ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ये 5 किलो का कट्टा रहता है, उसमें ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेस 98.5% रहता है। एंड इनर्ट कैरियर्स, इनर्ट कैरियर्स का मतलब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। तो इनर्ट कैरियर्स ये होता है कि एक पौधे को जब भी पोषक तत्व चाहिए वो अकेला नहीं चला जाता, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनायंस एंड कैटायंस बोलते हैं, तो वो दोनों मिलके ही जाते हैं। अगर एक भी चीज ज्यादा हो गया या कम हो गया तो एसिडिक या अल्कालाइन या सोडिक सॉइल बन जाता है। पर हमारी मिट्टी को वो बैलेंस बनाने के लिए ये एक सॉइल कंडीशनर का काम करता है, ठीक है ना सर। और ये आपको 1 एकड़ में, एक 5 किलो का कट्टे में इसके साथ ब्लैक मैजिक मिला के, कोई भी यूरिया, डीएपी, एमओपी, कोई भी रासायनिक खाद का ले रहे हो या कोई भी गोबर ले रहे हो या कोई भी रेत ही ले रहे हो, बस उसको मिला के 1 एकड़ में बिखेर दीजिए। ये 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए आपकी बुआई करने के बाद। अगर ये हर एक पेड़ में लगा रहे हो तो 100 से 150 ग्राम, 3 साल के अंदर अगर पौधा है या पेड़ है, जैसे कि आम का पेड़ हो गया या कोई नारियल का पेड़ हो गया या कोई अमरूद का या कोई हमारे एप्पल का कोई भी पेड़ हो गया, तो ये 3 साल के अंदर 100 ग्राम, 3 साल के बाद 150 ग्राम, ठीक है ना सर। अब आते हैं ह्यूमिक लिक्विड। सर आजकल तो यूरिया ही इस्तेमाल नहीं करते, आजकल नैनो यूरिया स्प्रे करते हैं हम। हाँ ठीक है सर, उसके लिए क्या समाधान है आपके पास? हमारे पास ह्यूमिक लिक्विड है समाधान के कारण। ये आप ड्रिप में, ड्रिंचिंग में एंड ये आप फॉलियर स्प्रे में भी दे सकते हो। ये आपकी पैदावार क्षमता बढ़ाने में काम आएगा, ये 25 से 30% बढ़ा देगा, ये आपकी पानी रोक पाने की क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है ना सर। और इसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड रहती है जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है। ये हर एक लीटर पानी में 2 ml लीजिए। इसका इस्तेमाल मिट्टी उपचरण में भी हो सकता है, बीज का उपचरण में भी हो सकता है। ये इसका 30 ml लीजिए, ग्रीन सर्व ग्रीन का 30 ml लीजिए, सर्व नीम नीम का 30 ml लीजिए। ये तीनों मिला के आप स्प्रे कर सकते हो, या 1 kg बीज को 30 ml में लेके पानी मिला के आप उसको भिगो के बुआई कर सकते हो, या जड़ का भी आप बुआई कर सकते हो भिगो के, ठीक है ना सर। और स्प्रे में, ड्रिप में अगर दे रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से दीजिए, ठीक है ना सर। इसमें भी ब्लैक मैजिक मिलाना कंपलसरी है। अब आते हैं हमारा हीरो प्रोडक्ट सर्वो ब्लैक मैजिक। सर्वो ब्लैक मैजिक क्या है? 98% ह्यूमिक एसिड रहता है। जैसे हमारे बाल रहते हैं, जैसे वैसे ही जड़ों के भी बाल रहते हैं। जड़ों के बाल से ही पानी, जड़ों के बाल से ही खनिज तत्व, जड़ों के बाल से ही पोषक तत्व, वो सब जाता है। तो जड़ अच्छे से विकसित हो पाए, जड़ें अगर अच्छे से विकसित हो पाएगा तभी पौधा हमारा खड़ा रहेगा। अगर पौधा ही नहीं खड़ा रहेगा तो कैसे हमको अच्छा खासा पैदावार दे सकता है? तो इसको आप इस्तेमाल एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट में बोल सकते हो। ये जैसे नाम है ब्लैक मैजिक, एक जादू कर देगा, काला जादू भी बोल सकते हो आप। ये काला जादू करने में बहुत इस्तेमाल होता है। एंड ये कॉम्बिनेटरी, ह्यूमस में 100 ग्राम, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में 100 ग्राम, हर एक लीटर पानी में 2 ml, कोई भी स्प्रे कर रहे हो 2 ml लीजिए, स्प्रे कीजिए अगर जड़ के पास स्प्रे कर रहे हो तो, ठीक है ना सर। अब ये आ गया आपको, और एक एक्वा जेल। एक्वा जेल क्या है सर? ये एक हाइड्रोजेल होती है। अगर पानी ज्यादा भी हो गया तब भी दिक्कत, अगर पानी कम भी हो गया तब भी दिक्कत, ठीक है ना। हमारे पौधे को जितना पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए वो उतना ही पकड़ के रखता है, और बाकी जो ज्यादा है उसको छोड़ देता है। या आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने तक इसका आपको लाभ प्राप्त मिलेगा। इसका इस्तेमाल करने के कारण पानी की लागत जो है वो 50% कम हो जाएगी। आप जो आपकी फर्टिलाइजर्स का, आपकी रासायनिक सारों का जो लागत है वो 40% घट जाता है। खाना बनाने की प्रक्रिया में जो खनिज तत्व आने जाने की प्रक्रिया होती है वो सक्रिय हो जाती है, ठीक है ना सर। ये सब काम करता है। ये भी एक कॉम्बिनेटरी आप बोल सकते हो, इसमें पानी मिलाना नहीं है, इसमें पानी मिलाएंगे तो ये अचानक से जेल में बदल जाएगा। इसीलिए इसका नाम है सुपर एब्जॉर्बेंट ऑर्गेनिक जेल। सर्वा एक्वा जेल को सुपर एब्जॉर्बेंट ऑर्गेनिक जेल भी बोलते हैं। ये आप जैसे मैंने बताया था, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में 1 kg 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो, या ह्यूमस और ब्लैक मैजिक को मिला के 1 kg 1 एकड़ में डाल सकते हो, या 4 किलो रेत मिला के 1 kg इसको मिला के 1 एकड़ में बिखेर दीजिए। अगर हर एक पौधे में लगाना है तो 40 से 60 ग्राम लगाना। और ये 6 महीने में एक बार लगाए, आपके रिजल्ट देखना। मिट्टी पीएच लेवल घट जाएगा, मिट्टी खनिज तत्व जो कट जाती थी बारिश के कारण वो बच जाती है। तो ये सब इसका प्रॉफिट आप ले सकते हो, ठीक है ना सर।
अभी तक में जो सॉइल एप्लीकेशन जो हो गया, मिट्टी का उपचरण जो हो गया, ये यही एक स्क्रीनशॉट में आप ले जाइए। इसमें एक्वाजेल बस ऐड करना है, ह्यूमिक लिक्विड के साथ नहीं, ह्यूमस के साथ ब्लैक मैजिक और 1 kg एक्वाजेल। ह्यूमिक ग्रैनुल्स 5 किलो के साथ 100 ग्राम ब्लैक मैजिक और 1 किलो एक्वाजेल। ठीक है ना सर? हो गया ना सॉइल? सॉइल का आपको अगर पूरा क्लियर हो गया, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना सर? यस। अब आते हैं दूसरे हमारा, स्प्रे, फॉलियर स्प्रे। स्प्रे हो या ड्रिप हो या कोई भी आप पिचकारी मारते हो ना, तो उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हो। क्या क्या है वो? पहला आ गया पीएच बैलेंसर। पीएच बैलेंसर क्या है? ये पानी और जो सॉइल का एक एंटीऑक्सीडेंट, हम भी एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, वैसे ही मिट्टी को और पानी को भी एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। आप अगर 2 3 4 प्रकार का केमिकल मिलाते हो तो उसका पीएच अलग रहती है, तो वो घुलता नहीं है, ये घुलने में काम करेगा। ये पीएच लेवल को बैलेंस कर देगा। 6 से लेके 8 तक आने में काम करेगा, 5 से लेके 8 के अंदर आने में काम करेगा। अगर आपके मिट्टी में अगर पीएच गड़बड़ है, उक्तापन की बीमारी है, पीलापन पड़ जाता है धब्बे धब्बे होके, तो ये उसमें मिटाने में काम करेगा। अलोंग विद दैट, ये आपकी जो इफेक्ट रहती है केमिकल का, या जो भी आप खरपतवार डाल रहे हो या कोई भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी आप सारों का इस्तेमाल कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स का, उसका ये सॉफ्टन करने में, उसको हार्डनेस से सॉफ्ट करने में और उसका प्रभाव बढ़ाने में काम करता है। ये कैसे इस्तेमाल करना है? अगर लो पीएच वाटर है आपकी, वाटर को कैसे संभाल सकते हो? एक पीएच लिटमस पेपर मिलता है, उसको पानी में डुबो दीजिए, जो भी आप मिश्रण मिलाते हो उसको डुबा दीजिए। ये रंग जो 0 से लेके 8 के अंदर आ गया, एसिडिक या न्यूट्रल है, तो 0.5 ml हर एक लीटर पानी के लिए, ठीक है ना सर? ये 0.75 ml अगर 8 से ऊपर है तो, ठीक है ना सर? और ये आपको पीएच लेवल मिल जाएगा, इंडिकेटर हमारे प्रोडक्ट में ही आपको एक स्केल मिल जाता है, तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हो। और ये ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये 30 से 45 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। उसके बाद इसका इम्पैक्ट दिखना खत्म हो जाएगा। इम्पैक्ट दिखेगा लेकिन 100% नहीं दिखेगा, ठीक है ना सर? अब आते हैं ड्रिप और फॉलियर स्प्रे में। मैं अभी जो बताया, ड्रिप और फॉलियर स्प्रे में क्या अंतर है? ड्रिप में अगर देंगे तो 500 ml 1 एकड़ के लिए, अगर नॉर्मल देंगे 750 ml 1 एकड़ के लिए। पीएच अगर 8 से ऊपर है, स्प्रे करेंगे तो 0.5 ml 8 के अंदर है तो, अगर 8 से ऊपर है तो 0.75 ml हर एक लीटर पानी में, ठीक है ना सर? अब आते हैं सर्वनीम। सर्वनीम इज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट ही बोल सकते हो। जैसे एक पूर्वज लोग नीम का इस्तेमाल बहुत करते थे अपने कीटाणु बीमारी सबको हटाने में, पर आजकल कोई भी नीम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता है। ये 2500 ppm का रहता है, 200 प्रकार की बीमारियों, 40% की कीड़े मकोड़ों को खत्म करने में काम आएगा। नीम ऑयल को बीज के उपचरण में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलोंग विथ ह्यूमिक लिक्विड एंड हमारा ग्रीन। हर एक लीटर पानी में 2 ml लीजिए और उसको भिगोना है बीज को, या उसके अलावा आप उसको स्प्रे कर दीजिए। 15 के 30 दिन के अंदर आपको कोई भी कीड़े मकोड़े आने से ही नहीं आएगा, आसपास नहीं भटकेगा, ठीक है ना सर? ये आप स्प्रे करेंगे तो 2 ml हर एक लीटर पानी में लेके स्प्रे भी कर सकते हो। ओके। अब आते हैं ग्रीन। ग्रीन क्या है सर? ग्रीन एक बायोस्टिमुलेंट है जो कि ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई, इससे भरपूर रहती है। स्पाइरुलिना जैसे हमारे लिए चाहिए, वैसे पौधे को हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट चाहिए। ये जर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ा देता है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को उसको हालात तरीके में देने में काम आ जाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, न्यूट्रिएंट लेवल्स बढ़ा देता है। पोलन ग्रेन्स, फीमेल एंड मेल गैमेट्स जो रहती हैं, उसको फ्लावरिंग करने में भी ये काम करता है, ठीक है ना सर? ये बीज के उपचरण में इस्तेमाल हो सकता है। नॉर्मल स्प्रे में 2 ml हर एक लीटर पानी में आप दे सकते हो। अगर ड्रिप में दे रहे हो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से, इसको किसी के साथ भी मिला सकते हो। बीज का उपचरण करना है तो नीम ऑयल, ग्रीन, ह्यूमिक लिक्विड। अगर बढ़ाना है बीज का, जल्दी उगाना है, तो नीम ऑयल, सॉरी, ग्रीन जैकपॉट, सॉरी, ग्रीन एंड कार्बन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना सर? उसके बाद आते हैं कार्बन। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे पौधे को कार्बन चाहिए। कार्बन क्यों चाहिए? कार्बन से ही वो
एक्यूमुलेट होके कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी वो छोड़ने में कारगर तरीका रहता है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन रहेगा तो ये एक मल्टीपर्पज काम करेगा, रूट ग्रोथ और शूट ग्रोथ और ऑलराउंड परफॉर्मेंस देगा। तो ये एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस में पीएच इम्बैलेंस होती है, उकटापन की बीमारी में भी ये घटा देता है, ये मतलब ये बीमारी को हटा देता है। वेजिटेशन, ग्रीन हरा भरा रहने में काम आएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सब पौधे को मिलने की एक अनुकूलित वातावरण करता है, ठीक है ना सर। ये भी आप हर एक का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर ग्रोथ करने के लिए चाहिए सर्वग्रीन, जैकपॉट के साथ दे सकते हो। रूट की बढ़ावा के लिए ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ। बीज का उपचरण में नीम। कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड मत इस्तेमाल कीजिए बीज का उपचरण में। माइक्रोबियल पेस्ट मैनेजमेंट में नीम ऑयल के साथ सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ड्रिप या ड्रेंच कर रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से। सर्वर जैकपॉट प्लस, सर्वर जैकपॉट प्लस क्या है? ये आपके फूल गिर जाना, फल गिर जाना, बुढ़ापा आना जल्दी में, और आपकी मिट्टी को, सॉरी आपके पौधे को मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो मतलब पैदावार है वो अच्छे तरीके से आना, वजनदार आना, स्वादिष्ट बनना, पोषक तत्वों से हरा भरा होना, ये सब में ये काम करता है, ठीक है ना सर। ये 5 ml हर एक 15 लीटर टंकी में फूल खिलने से पहले या फूल खिलने के बाद ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जिनसेंग रहती है, जैसे वो जड़ी बूटी हमको बुढ़ापा नहीं, हमको भी जिनसेंग बहुत अच्छा रहती है हमारे सेहत के लिए। मनुष्य की सेहत के लिए जिनसेंग अच्छा है, वैसे ही पौधे के लिए भी अच्छा है। ये जड़ी बूटी है, फल्विक एसिड है, बहुत सारे एंजाइम्स है, साइटोकाइनिन, ग्रोथ रेगुलेटरी हॉर्मोन्स है। तो ये सब पौधे को चाहिए ताकि ये बढ़ पाए अच्छे से। ये 45 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, फूल खिलने से पहले या फूल खिलने के बाद, ठीक है ना सर। तो इसको ग्रीन के साथ, कार्बन के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ, हमारे पीएच बैलेंसर के साथ ये सब दे सकते हो जैकपॉट को, ठीक है ना सर। अब आते हैं सर्वर स्टिकर। सर्वर स्टिकर कौन से कैटेगरी में आता है? स्प्रेडर एक्टिवेटर, ठीक है ना सर। स्प्रेडर एक्टिवेटर और वेटर के हिसाब से आप बोल सकते हो। मैक्स और स्टिकर आता है। स्टिकर आप जब भी कोई भी केमिकल लेते हो तो 5 से 7 ml उसका लेना और स्प्रे कर देना 15 लीटर टंकी में मिला के। ये क्या करेगा, बारिश से जो धुल जाती है हमारी केमिकल, जहां पे 2000 3000 का हम केमिकल डालते हैं, अगले दिन बारिश हो गया तो धुल जाती है, तो हमारे 2000 से 3000 बर्बाद हो गया। तो ये बर्बादी से, पैसे की बर्बादी से बचाता है। 40 दिन तक, जो जो 15 दिन तक रुकता था तो वो 20 दिन तक रुकने में केमिकल का काम करेगा। ये स्टोमाटा ओपनिंग एग्रोकेमिकल्स का जो भी इफेक्ट रहता है उसमें काम करेगा। हमारे जैसे नाक होते हैं, पत्तों के भी नाक होते हैं, उसे स्टोमाटा बोलते हैं, वो खुलने और बंद होने में भी ये सक्रिय करता है, ठीक है ना सर। आपके स्प्रे का जो 50 ml होता था वो 25 ml तक ले आता है, जो 100 ml होता था वो 50 ml तक ले आता है, मतलब आधा से आधा कम कर देता है। हर एक 15 लीटर टैंकी में 5 से लेके 7 ml कोई भी केमिकल ले रहे हो उसको मिला के स्प्रे कर दीजिए स्टिकर का। जैसे नाम में है वैसे ही स्टिक कर देता है ये। सर्वो मैक्स, सर्वो एक्ट एज ए वेक्टर। ये क्या करेगा, 25 से 30% पैदावार क्षमता बढ़ाता है। यूरिया डीएपी जो 20% पहुंचता था पौधे को, वो बढ़ा देता है 30 50% तक। साइटोकाइनिन डेवलपमेंट में ये काम करता है। और ये आप कोई भी जैविक स्प्रे कर रहे हो उसमें इस्तेमाल कीजिए, या कोई भी खरपतवार ले रहे हो उसमें इस्तेमाल कीजिए। ये यहाँ पे 5 ml लिखा है लेकिन मैं 30 ml बोलूंगा इस्तेमाल करने के लिए। 2 लीटर हर एक लीटर, हाँ 2 ml हर एक लीटर पानी में, ठीक है ना सर। ये कोई भी हमारा जैविक स्प्रे कर रहे हो उसमें मिला दीजिए। कोई भी केमिकल का स्प्रे कर रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना सर। यस, अब आते हैं सबसे मेन पड़ाव, हमारा कीड़े मकोड़े और रोग। सर आप रोग के लिए बाहर मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे कि फंगल के लिए एक, बैक्टीरिया के लिए एक, वायरस के लिए एक, मतलब बीज के बीमारी के लिए एक, मिट्टी में होने वाली बीमारी के लिए एक। ये 5 प्रकार बीमारियों के लिए एक ही समाधान है, वो है सर्वर डॉक्टर गोल्ड। पर आने से पहले नीम ऑयल के साथ हर एक लीटर पानी में 2 से 1 ग्राम का लेके स्प्रे करना बनता है। ये आपको 5 प्रकार की प्रॉब्लम से किसान का समाधान दे देता है, ठीक है ना सर। और ये 100% जैविक होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है 100% ऑर्गेनिक रहता है। ये फंजी है। फंगल इन्फेक्शन 3 प्रकार के रहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जैसे कैंसर का रहता है, अगर कैंसर स्टेज 1 हो गया तो हम दवाई लेके खा सकते हैं, कम कर सकते हैं। स्टेज 2 हो गया तो क्या होगा उसका, इंजेक्शन,
या और कोई साधन से हम लेते हैं। स्टेज 3 हो गया तो कीमोथेरेपी। वैसे ही स्टेज 2 और स्टेज 3 फफूंद जाति की कोई भी बीमारी हो उसको हटाने में काम आता है फंजी। अगर स्टेज 1 में है, थोड़ी बहुत लगी है, काले रंग का या भूरे रंग का या सफेद रंग का फंगल इन्फेक्शन लगा है, ब्लास्ट हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, रस्ट डिजीज हो गया, ये सब से बचने के लिए फंजी है। हर एक लीटर पानी में 2 ग्राम, लेकिन नीम ऑयल कंपलसरी है 2 ml। ठीक है ना सर? 2 ml नीम में 2 ग्राम से 1 ग्राम फंजी। अब आते हैं कीड़े मारने के लिए। सर हम जब केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो लाभदायक कीड़े जो होते हैं, जैसे कि हमारे केंचुए हो गए, हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, वायरसेस, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगाई, ये सब बढ़ने लायक ये बनाता है। पर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होता है, सब कुछ मर जाता है और हम मिट्टी में कोई भी जीवाणु जिंदा नहीं रह पाता। ये हर एक जीवाणु को जिंदा रखने में काम करता है, ठीक है ना सर, जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, हमारे पैदावार को बढ़ाता है। लेकिन वही कीड़े दो प्रकार के होते हैं, हानिकारक और लाभदायक। हानिकारक कीड़े को मारने के लिए लाभदायक कीड़ा बहुत सारे हैं जो कि हानिकारक कीड़े को खा लेते हैं, पर हम वही चीज केमिकल लाएंगे सभी को मार देंगे। वही चीज को कम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, सर्वर सुपर गोल्ड। हर एक लीटर पानी में 1 से लेके 2 ग्राम, लेकिन इसमें नीम ऑयल भी कंपलसरी है, 2 ml हर एक लीटर पानी में। इसका इस्तेमाल करेंगे तो एम्फिस, जैसिड, लीफ माइनस, कैटरपिलर्स, व्हाइट फ्लाई, माइट्स, ये सब खत्म हो जाएंगे आपके पौधे से। एंड ये आपको सूक्ष्म जीव और बाकी जो लाभदायक कीड़े थे उसको बचने में काम आ सकता है। पर अभी जो मैं 3 प्रोडक्ट बोला, फंजी, डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड, इसमें कंपलसरी क्या है, नीम ऑयल मिलाना जरूरी है। ठीक है ना सर? तो अब तक सब्र करके आप सभी जो मेरे बात सुन रहे थे, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले और एक हफ्ते में और एक जूम वेबिनार में नए टॉपिक के साथ आप सबसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज का सेशन खत्म है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है या कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे से रूबरू होकर जानकारी ले सकते हैं। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो या हैंड रेस कीजिए ताकि मैं अनम्यूट करके बोलूंगा। अनम्यूट करने के लिए, अनम्यूट करने के बाद आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछना ताकि मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊँ। कोई अगर कुछ पूछना चाह रहा है प्लीज बेझिझक होके मेरे से पूछिएगा। हाय एवरीबॉडी, प्लीज यहाँ पे परसप्पा, सवनूर सर, या अनम्यूट करके बात कर सकते हो। सवनूर सर बात कीजिए सर। हेलो सर। हाय सर। सर अपने साइड ये मुट्ठी की ज्यादा आता है सर, ये मिर्ची का आता है ना सर अभी। मुट्ठी का रोग, हाँ ये सर। ये दो प्रकार के कारण होता है सर। दो दो कारण की वजह से होता है। एक तो कैल्शियम की कमी, ठीक है ना सर? अगर हाँ वो सर। कमी है तो ऊपर वाले पत्ते पीले होके सिकुड़ जाते हैं। अगर हाँ ऊपर की पत्ते ही मतलब सिकुड़ रहे हैं, ऐसे पत्ते अगर मुड़ रहे हैं ना, मुट्ठी का रोगा, ठीक है ना सर, उसको बोलते हाँ हैं। तो वो अगर हाँ हो सर। रहे हैं ना, हाँ सर। तो उसको आप हाँ सर। हमारा डॉक्टर गोल्ड एंड नीम ऑयल 2 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड, हाँ सर। सॉरी, कैल्शियम के कमी के कारण माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर मिलेगा, वो लीजिए। अगर कोई कीड़ा लग हाँ रहा है, कोई भी अगर हाँ सर। मतलब व्हाइट फ्लाई हो गया, एम्फिड, जैसिड, माइट्स हो गया, वो चूस लेते हैं, वो सक करते हाँ हैं, सर। सकिंग पेस्ट बोलते हैं। अगर सकिंग हाँ पेस्ट आपको ज्यादा है, उसके कारण क्या है, हर एक पत्तों को, बस ऊपर ही पत्ते नहीं, सभी पत्ते मुड़ जाते हैं, वो देखना बनता है सर। तो हाँ सर। दो दो कारण मैंने बोला। अगर कैल्शियम के कारण है, ऊपर पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो वो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर बाहर मिलेगा जिसमें कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, ये सब रहता है, वो इस्तेमाल कीजिए अलॉन्ग विथ ह्यूमिक लिक्विड एंड जैकपॉट, पीएच बैलेंसर, मैक्स कार्बन, किसी का भी लेके इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर कीड़ा कीड़ा है, सफेद कीड़ा है, रस चूसने वाला कीड़ा है, तो उसके लिए नीम ऑयल हाँ एंड डॉक्टर गोल्ड, ये दो इस्तेमाल हाँ कीजिए। पर एक हाँ बात, सर। एक बार वायरस आ गया ना, उसको खत्म हाँ करना इम्पॉसिबल है। ये साध्य ही हाँ नहीं सर। है कि वायरस आने के बाद खत्म हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आने से पहले ही उसको खत्म कर दीजिए, आने ही मत दीजिए उसे, ठीक है ना सर? हाँ अगर आया हाँ है सर। तो ये समाधान है। अगर आप
कम ही नहीं हो रहा है तो तभी केमिकल चाहिए। पेगासस है, ग्रेसिया है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। इमिडा क्लोप्रिड है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो कीड़े कीड़े को मारने हाँ का। ठीक है ना सर? थैंक यू वेरी मच सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चित्रा सर, चित्रा जी प्लीज बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। थैंक यू सर। मंगला कहते हैं यूरो। यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारे मैं जिस जगह में रहता हूँ, मैं आसाम से हूँ। और आसाम में बहुत बढ़िया अगले 15-20 दिन के बाद हम लोग का यहाँ में एक धान का जो खेती होता है, पेडी क्रॉप्स, ठीक है ना सर? तो इसके लिए हम जी लोग सर। को क्या तैयारी करना है सॉइल एप्लीकेशन के लिए सर? कौन से प्रोडक्ट हम सर लोग ले उसके लिए सकते हैं? सॉइल एप्लीकेशन के लिए सर, धान के लिए क्या है ना सर, धान जी वहां सर। पे जहाँ सर, आई थिंक यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट? यस सर। यस। तो वहां पे क्या है, टेरस फार्मिंग रहता है। मतलब एक पूरा एक बंजर जमीन, मतलब पूरा एक बड़ा जमीन नहीं, वो एक एक स्टेप फार्मिंग करते हैं, हाँ कि नहीं सर? जी सर। हाँ, तो उसके लिए क्या है, वहां पे पानी की कम भी हो सकती है, पानी ज्यादा भी हो सकता है। तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लीजिए। कोई भी आप खाद ले रहे हो, यू बिलोंग टू आसाम, तो वहां पे यूरिया इस्तेमाल नहीं होता है, प्योरली ऑर्गेनिक होती है। तो कोई भी नहीं नहीं, खाद होता ले है रहे हो सर। उसमें, यूरिया केमिकल बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ में सर। आसाम में भी होता है। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा होती है सर। ओ सॉरी, मैं ये भ्रम में था कि असम में बिल्कुल नहीं होता है। तो इंटरनेट गलत बता रहा है, तो कोई नहीं। हम्म, क्या है कि उसमें आप 5 किलो का हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लीजिए, उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाइए। यस। हमारा कोई भी खाद आप ले रहे हो, कोई भी खाद ले रहे हो बाहर से, रासायनिक हो या जैविक हो, उसको मिला दीजिए। 1 एकड़ में बिखेर दीजिए। उसमें हो जी। सकता है तो एक्वाजेल भी मिलाना, 1 किलो एक्वाजेल 6 महीने के लिए, एक बार बस। ठीक है ना सर? ये ठीक है सर। तीन प्रोडक्ट, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो, एक्वाजेल एक्वाजेल 1 किलो, ब्लैक मैजिक 1 किलो, 100 ग्राम। तो ये जी। तीनों मिला के 1 एकड़ में रेत के साथ या डीएपी, एमओपी, यूरिया खाद के साथ, जैविक खाद के साथ मिला के 1 एकड़ में छिड़काव कीजिए। ठीक है ना सर? जी सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जियोमी, जियोमी सर, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, आप अपना नाम बदल के लॉग इन कीजिए। बात कर सकते हैं सर, हीरालाल सर, अनम्यूट करके बात कीजिए। हीरालाल जी प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन हाँ टॉक। या जी जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी, हाँ, बताइए सर। जी, नेमाटोड है उसमें, लग रहा है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट दिया जाए, कौन कौन सा प्रोडक्ट? आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, सुनाई नहीं दे रहा। हो सर, अगर नेमाटोड बीमारी लग रही है उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए? हाँ, सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हीरालाल सर, आप मेरा मेरा नंबर आपके पास है ना, तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना सर? ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, मैं आपका ठीक। वॉइस नहीं आ रहा है इसलिए ओके मैं। सर। ओके ओके। और कोई है सर? टाइम भी हो रहा है, तो प्लीज आप कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में भी डालिए। सर देबाशीष सर, मेरे को बंगाली में समझ सकता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं सकता हूँ सर, बोल भी नहीं पाता हूँ, समझ लेता हूँ बंगाली। प्लीज अगर आपको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछिए। देबाशीष भौमिक सर, सर प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। देवाशीष भौमिक सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक विथ मी। ओ ओके सर, मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं, पर आई प्रिफर, अगर आपको इम्पोर्टेंट मैं मीटिंग में हूं तो आई कैन नॉट लिफ्ट माई फोन। अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी डालना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप में मेरे को एक वॉइस मैसेज, आपकी खेत का फोटो मेरे को डाल दीजिए, और एक वॉइस मैसेज डाल दीजिए, मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगा। और एक बात, आप अगर पहले, और अगर आप पहले क्या क्या इस्तेमाल किए थे वो भी बता देंगे तो उसी हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? अर्चिता नाथ जी, चावल के खेती में उत्पादन ज्यादा करने के लिए क्या देना है? सर, सर और मैम, आप एक प्रक्रिया रहती है वो, आप, मैंने जैसे सर को बोला, सर को पूछा था, चित्रा सर को,
कि एक वो प्रोसेस है। पहला क्या है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, एक्वाजेल। कोई भी सार ले रहे हो, रासायनिक हो, जैविक हो, वो कर सकते हो 15 से 30 दिन के अंदर। बुवाई मतलब बुवाई होने के बाद, रुपाई होने के पहले या उसके बाद भी आप कर सकते हो। ठीक है ना सर? एंड उसके बाद आप स्प्रे कीजिए नीम ऑयल का, डॉक्टर गोल्ड का, विद इन 30 डेज के अंदर। उसके बाद ग्रीन का, पीएच बैलेंसर का, मैक्स का इस्तेमाल कीजिए तीसरे स्प्रे में। चौथे स्प्रे में कार्बन का, ब्लैक कार्बन का या यस कार्बन या ह्यूमिक लिक्विड में कोई एक, और उसके साथ हमारा ग्रीन एंड जैकपॉट इस्तेमाल करना। उसके बाद फिर से नीम ऑयल, फंजी एंड सुपर गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। ये मैंने क्या बताया, 5 स्प्रे में पूरा खत्म, और आपकी खर्चा बस 4 से 5 हजार ही होगा। ठीक है ना सर? और कोई है सर, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? देवाशीष सर इज नॉट टॉकिंग, मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो। ओके 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 ओके, या और कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो वी कैन क्लोज आवर सेशन बिकॉज इट्स बीन टू लेट ऑल्सो। या सो आई थिंक नो बडी इज देयर टू आस्क मी एनीथिंग। वी आर डन विथ टूडेज सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक बरकरार रहने के लिए। और एक अगले जूम वेबिनार में आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। ये बगीराम जय चेत्री हिंद, जी, थैंक यू ओके। वेरी मच सर। क्या डाले हैं मेरे? नो नो इश्यूज। ओके, थैंक यू। और एक अगले वेबिनार में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जय किसान, हिंद, जय जय सर्वश्री। थैंक यू। भारत, जय सर्वश्री, जय सर्वश्री। थैंक यू वेरी मच सर, ಒಳ್ಳೆ थैंक यू मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आप सभी को, अगर कैसे लगा आज का वेबिनार, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो कि कैसे लगा आप सभी का आज का वेबिनार। यू कैन, या ये बहुत अच्छा हो गया सर, बहुत अच्छा है। हमको चाहिए थे सर ये थैंक यू सभी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत वेरी सर। मच। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनवर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगीराम सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट।